हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज आता है 23 दिसंबर और है फ्राइडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस इस आर्टिकल में हमें इंडिया और चाइना के रिलेशन डिटेल में पढ़ने हैं। क्योंकि चाइना क्या है, इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री भी है और इससे चाइना इंडिया के कंसर्न हमेशा रहते हैं, इससे और पाकिस्तान से। तो ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे हैं। तो अभी क्या करा है, करंट इशू क्या है आप सब जानते होंगे। 9 दिसंबर को क्या हो गई थी, थोड़ी सी इंडिया और चाइना के मिलिट्री की थोड़ी सी झड़प देखने को मिली थी। कहाँ पर, तवांग वाले रीजन में, अरुणाचल प्रदेश में, जो हमें ईस्टर्न एलएसी देखने को मिलती है, मतलब ईस्टर्न लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलती है। तो इसमें बताया क्या है कि इंडिया और चाइना अभी क्या है, डायलॉग्स कर रहे हैं आपस में, बीच में उनके चैनल्स ओपन है कि उनके लीडर्स आपस में बात करें। क्योंकि 17th राउंड ऑफ सीनियर लेवल मिलिट्री टॉक्स हुई है। कब, दिसंबर 20 को, इन एन ओपन कंस्ट्रक्टिव मैनर 10 days आफ्टर द टू आर्मीज क्लेज इन यंगसे एरिया ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश। तो उस बात को सिर्फ अभी 10 दिन हुए हैं कि यंगसे एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी क्या देखने को मिला था, दोनों आर्मीज का झड़प देखने को मिली थी। इंडिया और चाइना की अभी 17 राउंड ऑफ एन कॉप कमांडर लेवल टॉक्स देखने को मिली है दिसंबर 20 में एट एन चूल्हू मोल्डो बॉर्डर के अंदर। मीटिंग पॉइंट ऑन एन चाइनीज साइड ड्यूरिंग विच दे एग्रीड टू कंटिन्यू डायलॉग थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स। मतलब मीटिंग किसकी तरफ से बुलाई गई है, मीटिंग चाइना की तरफ से बुलाई गई है। और इस मीटिंग में ये बात होंगी कि डिप्लोमेटिक चैनल्स, डिप्लोमेटिक मिलिट्री कैसे रिलेशन देखने को मिल जाएंगे इंडिया और चाइना के। तो अब हमने करंट इशू तो पढ़ लिया, अब हमें क्या देखना है, इंडिया चाइना के रिलेशन। तो बेसिकली इंडिया चाइना के रिलेशन की बात करें तो हमें इन्हें साइनो इंडियन रिलेशन भी बोलते हैं या इंडो चाइनीज़ रिलेशन भी बोलते हैं। ये बायलेटरल रिलेशन है बिटवीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में और इंडिया रिपब्लिक भी है, आप जानते हैं। इंडिया और चाइना हैव हिस्टोरिकल मेंटेन किया उन्होंने अपने पीसफुल रिलेशंस फॉर ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मतलब पुराने रिलेशन इनके ज़्यादा बिगड़े हुए नहीं थे, अच्छे रिलेशन थे इंडिया और चाइना के, ऑफ ईयर ऑफ एन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। बट द हारमोनी ऑफ देयर रिलेशन हैज़ वेरीड इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन इस समय में उनके रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। आफ्टर द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जब ने क्या करा, विक्ट्री हुई चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की चाइनीज़ सिविल वॉर में 1949 में। एंड स्पेशली उन्होंने एनेक्सेशन किया किस चीज़ का, तिब्बत का, जो इंडिया का हिस्सा था, बाय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। टू नेशन हैव सॉट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उनके फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी खराब हुए। वाइल फ्रीक्वेंट उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिले हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म देखने को मिला है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। एट एन मेजर पॉइंट ऑफ एन कंटेंशन, ये मेजर पॉइंट आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, बॉर्डर डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोनों के अच्छे नहीं है इस टाइम पे। कल्चर और इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें चाइना और इंडिया के, तो एंशियंट टाइम्स की बात करें तो सिल्क रोड यहीं से जाता था। नॉट ओनली सर्व्ड एज मेजर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बहुत बड़ा रूट था ये, जो मेजर रूट, ट्रेड रूट था चाइना और इंडिया के बीच का। बट इज़ ऑल्सो क्रेडिट फॉर ए फैसिलिटिंग द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म फ्रॉम इंडिया टू ईस्ट एशिया। और इस चीज़ का भी क्रेडिट आता है इंडिया को कि जो बुद्धिज़्म है जो चाइना के अंदर देखने को मिलेगा वो ईस्ट एशिया में भी इंडिया से ही गया है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी चाइना इन्वॉल्व था ग्रोइंग ऑफ अफीम ट्रेड विद एन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन सा ट्रेड करता था चाइना, अफीम का, विच एक्सपोर्टेड अफीम opium grown in India during World War II. Both British India and Republic of China played a crucial role in helping the process of Imperial Japan. आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो इसने भी एक इस्टेब्लिश किए रिलेशन रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। मॉडर्न साइनो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1950 में शुरू हुए, जब इंडिया फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज था टू एंड फॉर्मल रिलेशन विद द रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिकोगनाइज द PRC एज एन लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ बोथ मेनलैंड चाइना एंड ताइवान। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडिया ने क्या किया था, सपोर्ट्स किया था। चाइना एंड इंडिया मेजर रीजनल पावर देखने को मिलेंगे एशिया के अंदर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है दोनों, और टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। और इनकी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है,
Growth in a diplomatic and economic influence has increased the significance of their bilateral relations. Relation based between contemporary China and India have been characterized by the border disputes. इनके बीच में भी क्या चल रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिससे 3 मिलिट्री कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है। एक तो चाइना साइनो इंडियन वॉर देखने को मिला था 1962 में, और बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिले थे नाथुला और झोला में 1967 में, और 1987 में शुमडोरोंग सू स्टैंड ऑफ देखने को मिले था। हावेवर सिंस द लेट 1980s की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली रीबिल्ड किए अपने डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज, लेकिन 2008 में चाइना हैज़ बीन इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। तो चाइना क्या था 2008 में, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, और दोनों की दोनों कंट्रीज़ ने अपने स्ट्रेटेजिक्स और मिलिट्री रिलेशंस को एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। 2013 की बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैव री अमर्ज्ड टू टेक सेंट्रल स्टेज इन टू कंट्रीज। तो 2013 में फिर मिलिट्री डिस्प्यूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखने को मिले थे। इन अर्ली 2018 की बात करें, टू आर्मीज गोट इंगेज इन एन स्टैंड ऑफ एट एंड धौकलम प्लेटूज अलोंग द डिस्प्यूटेड भूटान चाइना बॉर्डर। तो इनका सबसे पहला डिस्प्यूट 2018 में देखने को मिला था धौकलम प्लेटूज पे, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया था भूटान चाइना बॉर्डर का। समर 2020 की बात करें तो स्टैंड ऑफ देखने को मिला था मल्टीपल लोकेशंस पर along the entire Sino-Indian border escalated। ये सीरियस क्लैश देखने को मिला था गलवान वैली में, जिसके अंदर 20 इंडियन सोल्जर्स एंड 42 चाइनीज सोल्जर्स की क्या हुई थी, जान गई थी। डिस्पाइट ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, लॉट ऑफ हर्डल्स देखने को मिले हैं इंडिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हमेशा की तरह ही। इंडिया हैज़ ए लार्ज ट्रेड डेफिसिट दैट इज़ फेवर्स टूवर्ड्स चाइना। मतलब इंडिया का हमेशा इंडिया लास्ट ट्रेड डेफिसिट में ही रहा है अगर चाइना से उसने ट्रेड किया है। दो कंट्रीज़ की बात करें तो अपने बॉर्डर को डिस्प्यूट्स को अभी तक रिजोल्व नहीं कर पाई, एंड इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैव रिपोर्टेडली चाइनीज़ मिलिट्री इनकॉर्सन्स इन इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन जो मीडिया है वो शुरू से ही कहती आई है कि जो चाइना है, वो चाइना की जो मिलिट्री है वो इंडियन की टेरिटरी को हमेशा हथियाने पर लगी है। बोथ कंट्रीज हैव स्टेडली एस्टेब्लिश मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग बॉर्डर एरियाज। तो दोनों कंट्रीज़ ने क्या करा है, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और आपका एलएसी वाला एरिया है, तो उसके अंदर दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। एडिशनली इंडिया रिमेंस वेरी अबाउट चाइनाज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बायलैटरल रिलेशन विद पाकिस्तान। इंडिया को एक चिंता और भी है, कंसर्न और भी है, क्योंकि चाइना के अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के साथ, एंड चाइना फंडिंग करता है सेपरेटिस्ट ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। While China has expressed concern about Indian military and economic activities in a disputed South East China Sea, as well as the hosting of anti-China activity and Tibetan exile, तो चाइना ने हमेशा से कंसर्न दिखाया है इंडियन मिलिट्री को लेकर और उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, जो डिस्प्यूट्स रहा है साउथ चाइना सी में, कि ये क्या करा है, डिस्प्यूट्स आपकी वजह से ही हुआ है। एज वेल एज उसने क्या करा है, एंटी चाइना एक्टिविटी फ्रॉम तिब्बतन एक्सिल से क्या करी हैं, चलाई हैं इंडिया के लिए। तो हमने इंडिया चाइना के रिलेशन भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत दिन से न्यूज़ में और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं। आर्टिकल में बताया कि जो सर्विकल कैंसर है उसके लिए अभी क्या आ गई हैं, वैक्सीन आ गई है। तो गर्ल्स एज बिटवीन 9 and 14 ईयर्स विल गेट वैक्सीनेट अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर्स थ्रो स्कूल्स। मतलब जो 14 से और 9 से 14 साल की बच्ची देखने को मिलेंगी, वो क्या करेंगी, सर्वाइकल कैंसर्स की स्कूल से वैक्सीन ले सकती हैं। इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द प्रोग्राम बाय मिड 2023। मतलब इंडिया क्या करेगा, इस प्रोग्राम को 2023 तक मिड तक चलाएगा। ए वन टाइम कैचअप वैक्सीन है, विल बी प्रोवाइडेड फॉर एडोलसेंट्स गर्ल्स इन 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए। इट विल बी इन इंट्रोड्यूस इन द एज ऑफ 9, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज ऑफ 9 के लिए। अब हमने इशू तो देख लिया कि वैक्सीन हम स्कूल्स में लगवा सकती हैं बच्चियाँ, तो गर्ल्स। अब देख लेते हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो एक कैंसर है जो अराइज होता है बेसिकली सर्विस से। इट इज़ ड्यू टू द abnormal ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एक क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है सेल्स की, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शरीर में फैल जाता है सर्वाइकल कैंसर। बेसिकली सर्विक्स क्या होता है, बेसिकली सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स लोअर पार्ट देखने को मिलता है यूरेथ्रा का।
Early on, typical on symptoms on no symptoms or are seen. Later symptoms may include abnormal vaginal bleedings, pelvic pain or pain during sexual intercourse. While bleeding after sex may not be serious, it may also indicate the presence of cervical cancer. तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो पहले तो इसके सिम्टम्स टिपिकली दिखते नहीं हैं, फिर बाद में इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो उसमें अबनॉर्मल वाजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेल्विक पेन देखने को मिलता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है। वाइल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स में नॉट बी सीरियस, जो ब्लीडिंग होती है सेक्स के बाद वो तो सीरियस नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट करती है किस चीज़ को, सर्वाइकल कैंसर्स क्या है प्रेजेंस देखने को मिलेगा उस बॉडी के अंदर। ह्यूमन पेपिलोनोवायरस इन्फेक्शंस cause more than 90% of cases. Most women who have had HPV infection, however, do not develop cervical cancer. HPV 16 and 18 strands are responsible for nearly 50% of high-grade cervical precancers. तो ये सबसे ज़्यादा कैंसर किसकी वजह से होता है, HPV 16 और 18 स्ट्रैंड्स की वजह से। अदर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, एक वीक इम्यूनी सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी हो सकता है, स्टार्टिंग सेक्स एट एन यंग एज, अगर यंग एज पर सेक्स को स्टार्ट कर दिया तो जब भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, और हैविंग मैनी सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हुए तो जब भी ये क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। बट दीज आर लेस इंपॉर्टेंट, जेनेटिकल फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइकल कैंसर रिस्क। Cervical cancer typically develops from then pericancerous changes over 10 to 20 years. About 90% of cervical cancer cases are squamous cells carcinomas, 10% are adenocarcinoma, and small number are other types. Diagnosis is typical by cervical screening followed by biopsy. Medical imaging is then done to determine whether or not the cancer has spread. HPV वैक्सीन इसके लिए आई है जो प्रोटेक्ट कर सकती है 2 to 7 हाई रिस्क स्ट्रेन्स ऑफ इन हिज फैमिली ऑफ वायरस, एंड मैनी प्रिवेंट देखने को मिलेंगे 19% तक ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स के। एज ए रिस्क ऑफ एन कैंसर स्टिल एग्जिस्ट, गाइडलाइंस रिकमेंड कंटिन्यू रेगुलर पैप टेस्ट। अदर मेथड ऑफ प्रिवेंशन इंक्लूड हैविंग फ्यू और नो सेक्सुअल पार्टनर्स एंड यूज ऑफ एन condoms. Cervical cancer screening using the PEP test or acetic acid can identify precancerous change which when treated can prevent the development of cancers. Treatment may consist of some combinations of surgery. तो treatment कैसे हो सकता है, कुछ combination करवा सकते हैं हम सर्जरी का, कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी करवा सकते हैं। 5 ईयर सर्वाइवल रेट्स देखने को मिलेगा यूएस के अंदर इसका 68%। आउटकम्स क्या है इसके, हाउएवर डिपेंड वेरी मच ऑन हाउ अर्ली द कैंसर इज डिटेक्टेड। तो जितना जल्दी कैंसर को पता लगा लिया जाएगा उतना क्या हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब वर्ल्ड वाइड क्या डाटा है इसका, सर्वाइकल कैंसर बोथ दी 4th मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है और 4th मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ है कैंसर की, जो वीमेन में देखने को मिलेगा। इन 2012 में एक एस्टिमेट लगाया गया था 528,000 केसेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर देखने को मिले हैं, जिसमें 266,000 डेथ्स देखने को मिले हैं। दिस इज अबाउट 8% ऑफ टोटल केसेज एंड टोटल डेथ फ्रॉम कैंसर्स। अबाउट 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स एंड 90% ऑफ दैट ओकर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो 70% सर्वाइकल कैंसर और 90% डेथ किस में देखने को मिली है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। लो इनकम कंट्रीज़ में वन ऑफ द कॉमन कॉजेज है कैंसर डेथ का। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम has dramatically reduced rates of in cervical cancer. Expected scenarios for the reduction of mortality due to cervical cancer worldwide and especially in low income countries में देखने को मिला है। और इसकी अचीवमेंट्स क्या है, रिकमेंडेशन इसकी ये है कि प्रिवेंट टारगेट्स यूजिंग ट्रिपल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी हम इससे यूज़ कर सकते हैं, जो WHO ने बताई है। अब हमने सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है। इसमें बताया गया है इन यूएस एक्शंस द वरी ऑफ इन ग्लोबल ट्रेड लॉलेस इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 4 सेपरेट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूएस एक्शंस को लेकर बताया है जो वरी देखने को मिली है ग्लोबल ट्रेड में, वो लॉलेस देखने को मिली है, मतलब कोई कानून देखने को मिला है। यूएस ने अभी क्या करा है,
कुछ अपने ही रूल्स निकाल दिए हैं, WTO की सुनी नहीं है। ग्लोबल ट्रेड लॉलेस इससे देखने को मिला है। WTO के लॉज को उसने क्या कर दिया है, बिल्कुल खारिज कर दिया है, उनकी सुनी नहीं है बिल्कुल भी, और अपने लॉज निकाल दिए हैं यूएस ने। पैनल रिपोर्ट्स हैव रूल्ड दैट द टैरिफ ऑन 25% एंड 10% ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो यूएस ने क्या करा, अपने ही जो टैरिफ था वो स्टील और एल्यूमिनियम पर खुद ही बढ़ा दिया, 25% और 10%। 25% स्टील पर और 10% एल्यूमिनियम पर, जबकि WTO के रूल्स के खिलाफ देखने को मिलेगा। रिस्पेक्टिवली दैट द यूएस हैड इम्पोज ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प आर इनकंसिस्टेंट विद WTO लॉ। जब डोनाल्ड ट्रम्प जी की सरकार थी तो उस टाइम पे भी क्या देखने को मिला था, WTO से इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला था यूएस। द केसेस वाज ब्राउड बाय द चाइना, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, तुर्की। WTO penalties panelists held that these tariffs rates branches the US obligation under Article 11.1 of a General Agreement on Tariff and Trade GATT। मतलब WTO ने बताया कि ये पैनलिस्ट देखने को मिला है यूएस डेलीगेशंस के द्वारा, जो वॉयलेट करता है आर्टिकल 11.1 ऑफ एन जनरल एग्रीमेंट जो होता है टैरिफ एंड ट्रेड पर, गेट के द्वारा। तो इसमें आर्टिकल में सिर्फ ये बताया गया है कि यूएस ने क्या करा है, अभी एक्शन लिया है, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स को बढ़ा दिया है, जिससे क्या हो रही है, जो एक्सपोर्टर हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है यूएस के अंदर स्टील और एल्यूमिनियम खरीदने के लिए। तो उस चीज़ को लेकर बताया कि WTO के इसने लॉ को क्या कर दिया है, बिल्कुल लॉलेस कर दिया है। तो इस एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ नहीं था। ये एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल में बताया गया है, शुड द कोर्ट्स क्लोज फॉर वैकेशन, मतलब जो कोर्ट्स हैं क्या उन्हें अपनी वैकेशंस को बंद करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में दो रिसर्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक तो इंदु मल्होत्रा जो एक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, और एक देवदत्त कामत जो एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गोज इन वैकेशंस फॉर ए वीक ड्यूरिंग होली के दिन में क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन कितनी दिन की होती है, 45 दिन की, और समर एंड फॉर अराउंड 2 वीक्स ड्यूरिंग दीपावली, मतलब समर में भी क्या होती है, छुट्टी होती है, और दीपावली पे भी छुट्टी होती है, एंड विंटर पे भी। द प्रैक्टिस कम इनटू ए न्यूज़ रिसेंटली व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सेड दैट नो वैकेशन बेंचेस इन अपेक्स कोर्ट वुड बी अवेलेबल इन दिस विंटर ब्रेक। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि विंटर के अंदर अब की बार अपेक्स कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की कोई छुट्टी नहीं होंगी। He said that this a day after Union Law Minister Kiren Rijiju spoke of in long vacations of the court and the inconvenience it caused to in litigation in an contravention moderated by then सोनम सिंघल। मतलब जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रही है किसके अंदर, कोर्ट्स के अंदर, और कोर्ट्स के अंदर इतनी छुट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी पेंडेंसी ऑफ केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब why do courts go on vacations and why can't they functions like every others arms of our democracy and work all year around। तो इन्होंने पूछा है कि क्यों कोर्ट्स छुट्टी लेते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, क्यों वो फंक्शन नहीं कर सकते जैसे अदर आर्म ऑफ आर डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। तो इंदु मल्होत्रा जी ने कहा है, इंडिया इज़ द मोस्ट ओवरबर्डन जुडिशरी देखने को मिल जाएगी। इफ़ वी डोंट हैव एन वैकेशन जजेस विल ब्रेक डाउन, जजेस रिक्वायर वैकेशन फॉर द रेस्ट। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जुडिशरी पे ओवरबर्डन है, अगर हम उन्हें ब्रेक नहीं देंगे तो इससे क्या हो जाएगी, उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और एक अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे किस चीज़ का, किसी भी केसेस का। फिर इसके काउंटर में कहा है देवदत्त कामत ने, दिस डिबेट इज़ बीइंग प्लेड आउट बाय द गवर्नमेंट टू पेंडर टू पॉपुलाइज whether or not a judge or lawyer should go on a vacation cannot be debated by people who have never practiced law. We must see whether this system of vacations promotes efficiency in the delivery of justice or whether it creates an backing of cases। तो इन्होंने कहा है देवदत्त कामत ने कि जैसे अदर आर्म्स ऑफ लॉ को काम करते हैं, कोर्ट्स काम करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर अदर आर्म्स ऑफ कोर्ट्स काम करते हैं, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी काम करना चाहिए और बैकलॉगिंग ऑफ केसेस को कम करना चाहिए। और पूरी वर्ल्ड में जो अगर हम कंपेयर करें जुडिशियल सिस्टम से, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट मोस्ट ओवरबर्डन कोर्ट देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट फॉर इंस्टेंट हैज़ ओनली 97 वर्किंग डेज इसके अंदर होते हैं व्हेन ओरल आर्ग्यूमेंट्स आर एड्यूस्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको ज़्यादा कम वैकेशंस देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो इस आर्टिकल में सिर्फ ये बताया कि छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको आप डिटेल में रीड कर सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज कम ही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।